आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने कल पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच, के बारे में हमने कल बताया था और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट पे। नाउन का डिफिनीसन, नाउन का काइंड और नाउन के काइंड के सभी डिफिनीसन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नाउन का हिंदी अनुवाद होता है संज्ञा। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी प्राणी, व्यक्ति, जगह या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम, मोहन, दिल्ली, देहरादून, मोबाइल, पेन, etc। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला नाउन है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चौथा मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन के बारे में हम स्टार्ट करते हैं, क्या है कैसे है। पहला है प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम हो, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है राम नेम ऑफ ए पर्सन। दूसरा है टफी, ये भी नेम ऑफ ए क्रीचर। तीसरा है देहरादून, नेम ऑफ ए प्लेस, ये जगह का नाम है। चौथा है पार्कर पेन, नेम ऑफ ए थिंग। पेन में बहुत सारे पेन होते हैं, जिसमें पार्कर पेन है, ये नेम ऑफ ए थिंग। अब उसके बाद दूसरा स्टार्ट करते हैं कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति का बोध क्या कहलाता है? कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, बॉय, गर्ल्स, मैन, वोमेन, टॉय, बैग, फैन, ब्रदर, स्टेट, सिटी, etc। तीसरा है कलेक्टिव नाउन का अर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा। ग्रुप ऑफ क्रीचर, प्लेसेज और थिंग्स, प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं के समूह का बोध कराता उसे कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीपल, ग्रुप ऑफ पर्सन। क्राउड का मतलब होता है भीड़, ग्रुप ऑफ पर्सन। बैच, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स का टीम, यानी ये समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। चौथा है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन डोनेट्स द नेम ऑफ ए मटेरियल। किसी भी पदार्थ का नाम एक पदार्थवाचक संज्ञा है। जैसे एग्जाम्पल सोना, गोल्ड, चांद, सिल्वर, तांबा, कॉपर इत्यादि। पांचवा है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ए नाउन दैट रिफर्स टू ए थिंग्स दैट डज नॉट एग्जिस्ट एज ए मटेरियल्स ऑब्जेक्ट। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। वी कांट सी, टच, हर, स्मेल और टेस्ट दिस नाउन। किसी भी चीज को दिया गया एक नाम जिसे छू या देख नहीं सकते, उसे एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सिर्फ हम उसके भाव को महसूस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हॉनेस्टी यानी ईमानदारी को हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ओनली फॉर महसूस कर सकते हैं। दूसरा है सैड मतलब दुखी। तीसरा है थेफ्ट मतलब चोरी करना। हेट, टाइम, फीलिंग्स, मैथमेटिक्स, एक्सपेक्शन, उम्मीद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्यू ऑफ सच वर्ड डिफर इन प्रोनंसिएशन व्हेन यूज्ड एज ए वर्ब। ऐसे शब्दों में से कुछ शब्दों का उच्चारण संज्ञा में अलग और क्रिया में अलग होता है। फ्यू ऑफ सच वर्ड डिफर इन प्रोनंसिएशन व्हेन यूज्ड एज ए वर्ब। ऐसे शब्दों में कुछ शब्दों का उच्चारण संज्ञा में अलग और क्रिया में अलग होता है, जिसे हम एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वीडियो में नाउन के बारे में पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने नाउन की परिभाषा, प्रकार इत्यादि के बारे में पढ़ा और आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के दूसरे प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। आज हम प्रोनाउन के डिफिनीशन तथा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रोनाउन का डिफिनीशन। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। अब पढ़ते हैं प्रोनाउन की परिभाषा तथा प्रकार।
ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल है आई, वी, यू, ही, सी, दे, हिम, हिज, etc। मोर एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है, इसमें नाउन है राम। दूसरा एग्जाम्पल है ही इज हॉनेस्ट, वह ईमानदार है। अब यहाँ राम के जगह ही का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ ही प्रोनाउन होगा। अब है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम 9 प्रकार के होते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। छठवां है डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। सातवां है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। आठवां है एम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। नौवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन का परिभाषा और उसके एग्जाम्पल। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका डिफिनीशन है पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए पर्सन और ए थिंग। पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के नाम पर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, etc। दूसरा प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। इसका डिफिनीशन है ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन विच पॉइंट्स टू ए नाउन, ए पर्सन और थिंग। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो नाउन की ओर संकेत करता है, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो संज्ञा की ओर संकेत करता है। जैसे एग्जाम्पल है दिस, दैट, देज, दोज। इसका अगला एग्जाम्पल है दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है। इसमें दिस मतलब ये किताब की ओर संकेत कर रहा है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। अब तीसरा प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका डिफिनीशन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है व्हाट, हु, हुज, होम, विच। इसका एक और एग्जाम्पल है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। इसमें व्हाट क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब ये व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। अब है चौथा प्रोनाउन, तो चौथा देखिए, चौथा इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका डिफिनीशन है इंडेफिनिट प्रोनाउंस डू स्टैंड फॉर सम पर्सन और थिंग बट वी डोंट नो फॉर एक्चुअली होम। मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करता है जिसके विषय में हम नहीं जानते हैं। इसका एग्जाम्पल है नन, ऑल, मैनी, फ्यू, सम, वन, समथिंग। जैसे एग्जाम्पल है समबडी हैज स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी को चुरा लिया। मतलब जान नहीं रहा किसके बारे में बता रहा है, किसी ने मेरी घड़ी को चुरा लिया, तो इसमें समबडी मतलब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। पांचवा है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन है संबंधवाचक सर्वनाम। इसका डिफिनीशन है रिलेटिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउंस दैट ज्वाइन रिलेटिव sentences and classes and show the relation to a noun and modify the some noun। इसका हिंदी में परिभाषा होगा रिलेटिव प्रोनाउन दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ता है तथा अपने से पहले आने वाले नाउन के संबंध को दर्शाता है तथा उसके बारे में बताता है। जैसे एग्जाम्पल है हु, विच, वुज, होम, दैट। इसका एग्जाम्पल है दिस इज द बुक विच आई बॉट, यह वही किताब है जिसको मैंने खरीदा था। तो इसमें विच रिलेटिव प्रोनाउन होगा।
अब है पांचवा, छठवां देखिए, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। इसका डिफिनीशन है, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन रिफर टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन ए ग्रुप और ए पेयर। मतलब डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन वाक्य में आए हुए ग्रुप में प्रत्येक की ओर संकेत करता है। जैसे एग्जाम्पल है ईच, आइदर, नाइदर, एनी। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस बनेगा, ईच ऑफ द बॉयज गॉट ए प्राइज। इसमें ईच डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन होगा। सातवां प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब निजवाचक सर्वनाम। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्सप्रेसेस दैट सब्जेक्ट्स एक्शन अफेक्ट्स द सब्जेक्ट इटसेल्फ। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यह व्यक्त करता है कि किस तरह से कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट यानी कर्ता पर पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल है हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ, आवरसेल्फ। इसका सेंटेंस बनेगा, ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द टेस्ट। उसने टेस्ट के लिए खुद को तैयार किया। तो इसमें हिमसेल्फ मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इसका एक नोट है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब क्रिया के बाद प्रयोग किए जाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो किसी भी सेंटेंस में अगर प्रयोग होता है तो क्रिया के बाद प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद है आठवां इम्फैटिक प्रोनाउन यानी दृढ़ता सूचक सर्वनाम। इम्फैटिक प्रोनाउंस emphasize the subject, these are used in nominative cases। मतलब इम्फेटिक प्रोनाउन सदैव सब्जेक्ट यानी कर्ता पर दबाव डालते हैं और इनका प्रयोग नॉमिनेटिव केसेस में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ। इसका सेंटेंस बनेगा, आई माई सेल्फ कैन डू इट। मैं इसे खुद कर सकता हूँ, मतलब इसे स्वयं कर सकता हूँ। तो इसमें माई सेल्फ इम्फैटिक प्रोनाउन होगा। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्फैटिक प्रोनाउन वर्ब यानी क्रिया के पहले प्रयोग किया जाता है। इम्फैटिक प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में अगर प्रयोग होगा तो क्रिया के पहले यानी वर्ब के पहले प्रयोग होगा। नौवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मतलब परस्परवाचक सर्वनाम। A reciprocal pronoun is used if two or more subjects act in a same manner। यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग तब किया जाता है जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स यानी दो या दो से अधिक कर्ता एक तरह का कार्य करते हैं, मतलब सेम कार्य करते हैं। इसका एग्जाम्पल है ईच, ईच अदर, वन अनदर। इसका सेंटेंस बनेगा, मोहन एंड सोहन हेल्प ईच अदर। मतलब मोहन और सोहन एक दूसरे की सहायता करते हैं या प्रत्येक की सहायता करते हैं। तो इसमें ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। तो दोस्तों ये रहा प्रोनाउन का परिभाषा और डिफिनीशन और कायम। तो वीडियो अच्छा। हेलो स्टूडेंट दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना सिंह आज आपको बताऊंगी वर्ब के बारे में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, और आज हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। तो पार्ट ऑफ स्पीच का ये भी एक हिस्सा है वर्ब, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं क्रिया। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि वर्ब क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम क्रिया। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एन एक्शन, यानी कि ऐसे शब्द जिससे कार्य का होना पाया जाता है क्रिया कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है इट, ड्रिंक, वीप, लाफ, प्ले, स्लीप, etc। इसमें एक और है देयर आर सम वर्ड्स दैट हेल्प वर्ब्स इन ए सेंटेंस, दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। वाक्यों में कुछ क्रियाएं आती हैं जिन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। तो जैसे हेल्पिंग वर्ब में है इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, हैव इत्यादि etc। अब आएंगे हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स, मतलब क्रियाओं के प्रकार। तो मुख्य रूप से क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। दूसरा है
इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। इसका हिंदी में परिभाषा होगा, जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर या कर्म पर पड़ता है तो कर्ता द्वारा किया गया कार्य ट्रांजिटिव यानी सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया के उदाहरण, सी मेड ए केक। इसमें मेड ट्रांजिटिव वर्ब है और केक ऑब्जेक्ट है, तो मतलब इसका प्रभाव केक पे पड़ रहा है या ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है तो मेड ट्रांजिटिव वर्ब होगा। दूसरा एग्जाम्पल है, राम गेव मी ए पेन। तो इसमें गेव मी ए पेन, तो इसमें पेन देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पेन इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये पेन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये पेन हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, मी एंड पेन। तो पेन गेव मतलब गेव का प्रभाव करता, इसका प्रभाव पेन इस पे पड़ रहा है तो इसमें ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और मी दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इसमें गेव ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अब दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। तो इसका डिफिनेशन देखिए, द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि इसका जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर या कर्म पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़े तो कर्ता द्वारा किया गया कार्य अर्थात क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, ही इज लाफिंग। ही इज लाफिंग मतलब वह हंस रहा है, तो इसका प्रभाव इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका सीधा प्रभाव क्रिया पे पड़ रहा है, लाफिंग पे ही का प्रभाव। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, तो इसमें ही इज लाफिंग ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका सीधा प्रभाव लाफिंग पे पड़ रहा है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। बी एग्जाम्पल है, प्लीज सिट, कृपया बैठ जाओ, तो इसका सीधा प्रभाव सिट पे पड़ रहा है, तो ये सिट इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका डिफिनेशन देखिए, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए वर्ब, एन एडजेक्टिव आर अनदर एडवर्ब। एडवर्ब वे शब्द हैं जो नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करते हुए उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका, रोहन रन फास्ट। रोहन रन फास्ट मतलब रोहन तेज दौड़ता है, तो इसमें रन वर्ब होगा और एडवर्ब है फास्ट। बी है इसमें, सी इज ए वेरी गुड गर्ल, वह एक बहुत अच्छी लड़की है, तो इसमें वेरी एडवर्ब होगा। अब है टाइप्स ऑफ एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण के प्रकार। तो एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण 10 प्रकार के होते हैं। पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीके का क्रिया विशेषण जिसको हिंदी में बोलते हैं। दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है एडवर्ब ऑफ टाइम जिसको हिंदी में बोलते हैं समयवाचक क्रिया विशेषण। चौथा है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी मतलब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पांचवा है एडवर्ब ऑफ रीजन जिसको हिंदी में बोलते हैं करणवाचक क्रिया विशेषण। छठवां है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्यावाचक क्रिया विशेषण। सातवां है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिज्ञान या निषेध क्रिया विशेषण। आठवां है एडवर्ब ऑफ कंजक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण। नौवां है इंटरोगेटिव एडवर्ब जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। 10वां है रिलेटिव एडवर्ब जिसको हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर का डिफिनेशन। एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब तरीके का क्रिया विशेषण। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स यू अस इन व्हाट मैनर द एक्शन टेक्स प्लेस एंड आंसर्स द क्वेश्चन हाउ आर इन व्हाट मैनर। मतलब इस प्रकार के एडवर्ब कार्य करने के विषय में बताते हैं तथा हाउ एंड व्हाट से प्रश्न करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका, स्लोली, बैटली, क्लियरली, क्वाइटली, वेल, इटीसी। इसका एक सेंटेंस बनेगा। ए है ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे चलता है, तो इसमें ही सब्जेक्ट है, वॉक्स मतलब ये क्रिया यानी वर्ब है, स्लोली एडवर्ब ऑफ मैनर है। बी है
ही स्पीक्स क्लियरली, वह स्पष्ट बोलता है, तो इसमें ही सब्जेक्ट है, स्पीक्स वर्ब है, क्लियरली एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब दूसरा एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस द प्लेस ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन वेयर। इस तरह एडवर्ब कार्य के स्थान के विषय में बताते हैं और वेयर प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे एग्जांपल है देयर, हेयर, इन, आउट, अबव, ब्लू, फॉर, इट्सी। इसका सेंटेंस बनेगा, ए है कम इन मतलब आ जाओ, इसमें कम वर्ब है, इन एडवर्ब ऑफ प्लेस है। दूसरा है ही कम्स हियर, इसमें ही सब्जेक्ट है, कम्स वर्ब है और हियर एडवर्ब इन प्लेस है। अब तीसरा एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसको हिंदी में बोलते हैं समयवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका डिफिनेशन देखिए, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन। यानी कि इस तरह के एडवर्ब हमें क्रिया के समय के बारे में बताते हैं तथा व्हेन प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे एग्जांपल है नाउ, बिफोर, टुडे, यस्टरडे, सिंस, ऑलरेडी, इट इज। इसका सेंटेंस बनेगा ही कम लेट, वह देर से आया, इसमें ही सब्जेक्ट होगा, कम वर्ब होगा, लेट एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। चौथा एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, यानी संख्यावाचक क्रिया विशेषण। इसका डिफिनेशन देखिए, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन टेक्स प्लेस एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन। यानी कि इस तरह के एडवर्ब कार्य की संख्या के विषय में बताते हैं और हाउ ऑफन जैसे प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे एग्जांपल है वंस, ट्विस, थ्रीस, ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज, ईटीसी। जैसे इसका सेंटेंस बनेगा आई रीड दिस बुक ट्वाइस, आई रीड बुक ट्वाइस, मैंने इस किताब को 2 बार पढ़ा। तो इसमें आई सब्जेक्ट होगा, रीड वर्ब है, दिस बुक ऑब्जेक्ट है और ट्विस एडवर्ब ऑफ मैनर है, सॉरी ट्वाइस एडवर्ब ऑफ मैनर है। पांचवा एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब एक्सप्रेसेस डिग्रीज ऑफ क्वांटिटी, स्टेट, कंडीशन एंड रिलेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस हाउ मच, इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट। यानी कि इस तरह के एडवर्ब मात्रा व परिमाण के विषय में बताते हैं और हाउ मच एंड व्हाट डिग्री के प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे एग्जांपल है इसका वेरी, लिटिल, क्वाइट, एनफ, टू मच, ऑलमोस्ट, इटीसी। इसका सेंटेंस बनेगा ही इज वेरी क्लीवर, वह बहुत चतुर है। तो इसमें ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री है और ये एडजेक्टिव, क्लीवर एडजेक्टिव। छठवां एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी करणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका डिफिनेशन देखिए, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस द रीजन और पर्पज ऑफ द एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन व्हाई। यानी कि इस प्रकार के विशेषण कार्य के कारण व उद्देश्य के विषय में बताते हैं और वाई से प्रश्न पूछते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका देयरफॉर, हेंस, इटीसी। इसका सेंटेंस बनेगा ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, इसमें ही सब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट है और देयरफॉर एडवर्ब ऑफ रीजन है। सातवां एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, यानी प्रतिज्ञान या निषेध क्रिया विशेषण। इसका डेफिनेशन है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन इज एन एडवर्ब विच confirms the action and adverb of negation is an adverb which denies the action in the sentence। यानी कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन वह एडवर्ब है, यानी वह क्रिया विशेषण है जो कार्य के होने के विषय में बताता है और एडवर्ब ऑफ निगेशन वह एडवर्ब है जो कार्य के न होने के विषय में बताता है। जैसे एग्जांपल है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन का एग्जांपल है यस, श्योरली, सर्टेनली, अनडाउटली, डिफिनेटली, एब्सोल्युटली, इटीसी। अब एडवर्ब ऑफ निगेशन का उदाहरण है नो, नॉट, नेवर। अब दोनों का सेंटेंस बनेगा, आप एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन का सेंटेंस देखिए बनेगा यस ही वेंट हियर देयर, सॉरी यस ही वेंट देयर। तो इसमें यस एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होगा, बी है। अब एडवर्ब ऑफ निगेशन का सेंटेंस देखिए ही विल नेवर गो देयर, तो इसमें नेवर एडवर्ब ऑफ निगेशन होगा। अब आठवां एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ कंजक्शन, यानी समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण। तो इसका डिफिनीशन है एडवर्ब ऑफ कंजक्शन
आर यूज टू कनेक्ट टू क्लॉजेज फ्रेसेज और वर्ड। इट कनेक्ट टू क्लॉजेज फ्रेसेज और वर्ड separated by a semicolon but not by a comma। यानी कि एडवर्ब ऑफ कंजक्शन दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को अलग करने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, न कि कामा का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम चिन्ह का मतलब सेमीकोलन और कामा का मतलब कॉमा। इसका एग्जाम्पल है आल्सो, लाइकवाइज, अदरवाइज, इंडीड, स्टिल, दस, etc। इसका सेंटेंस बनेगा इट वॉज रेनिंग, उसके बाद है सेमीकोलन है यानी अर्धविराम चिन्ह, देयरफॉर, उसके बाद कॉमा है, आई चेंज माई प्लान्स। तो इसमें देयरफॉर एडवर्ब ऑफ कंजक्शन होगा, यानी ये दो सेंटेंस यानी दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। नौवां एडवर्ब है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। इसका डेफिनेशन है इंट्रोगेटिव एडवर्ब आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच। इसका सेंटेंस बनेगा ए है, पहला सेंटेंस है व्हेन विल यू गो टू योर ऑफिस, तुम अपने ऑफिस कब जाओगे। तो इसमें व्हेन प्रश्न पूछने का काम कर रहा है तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। बी है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो इसमें ये पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है तो वेयर इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। तीसरा है वाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस, तो इसमें वाई प्रश्न पूछने का काम कर रहा है तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। अब 10वां एडवर्ब है रिलेटिव एडवर्ब यानी संबंधवाचक क्रिया विशेषण। तो रिलेटिव एडवर्ब का डिफिनेशन देखिए, रिलेटिव एडवर्ब आर यूज टू ज्वाइन सेंटेंसेज और क्लॉजेज। दीज एडवर्ब आर व्हेन, वेयर एंड वाई, यानी कि व्हेन मतलब टाइम, वेयर मतलब प्लेस एंड वाई मतलब रीजन। इसका हिंदी में परिभाषा देखिए, रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस रिलेटिव एडवर्ब में व्हेन, वेयर, वाई जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स को कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी व्हेन, वेयर और वाई कंजक्शन का काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल है आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम, मैं समय जानता हूँ जब वो आया। तो इसमें व्हेन दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम कर रहा है तो ये रिलेटिव एडवर्ब होगा। दूसरा है आई नो द प्लेस वेयर ही वाज बोर्न, इसमें वेयर दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम कर रहा है तो ये रिलेटिव एडवर्ब होगा। तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रोनाउन के बारे में पढ़ाया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रोनाउन का डिफिनेशन तथा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में बताया था और आज मैं आपको बताऊंगी एडजेक्टिव के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का हिंदी में अर्थ होता है विशेषण। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल है राम हैज ए ब्लैक पेन, राम के पास एक काला पेन है। इसमें एडजेक्टिव ब्लैक होगा, मतलब इसमें राम के पास ब्लैक पेन है, काला पेन है तो इसमें एडजेक्टिव ब्लैक होगा। दूसरा है इट वाज ए पुअर मैन। तीसरा है जय हिंद इज ए स्मॉल बॉय, जय हिंद एक छोटा लड़का है। इसमें स्मॉल जय हिंद की विशेषता बता रहा है तो ये एडजेक्टिव होगा। अब है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के प्रकार। विशेषण 9 प्रकार के होते हैं। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिणामवाचक या मात्रावाचक विशेषण। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक या निर्देशवाचक विशेषण। पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रत्येक सूचक विशेषण। छठा है इंट्रोगेटिव विशेषण इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। सातवां है पोजेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। आठवां है एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव, जोर डालने वाले या दबाव डालने वाले विशेषण। नौवां है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विस्मय सूचक विशेषण। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण के बारे में। The words which show the quality or state of noun are called the adjective of quality। वे शब्द जो संज्ञा के गुण या दशा को दर्शाते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है बैड, ब्यूटीफुल, क्लीवर, ड्राई, गोल्डन, गुड, ग्रेट, हैंडसम, etc। इसका एग्जाम्पल है सेंटेंस बनेगा देयर आर ए राइप मैंगोज। राइप मतलब पका, तो इसमें एडजेक्टिव हो जाएगा। इसमें एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रही है ये कैसा है। दूसरा है कलकत्ता इज ए बिग सिटी, इसमें
कलकत्ता का एडजेक्टिव मतलब बिग सिटी, बिग होगा इसमें। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। द वर्ड विच शो द क्वांटिटी और डिग्री ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वे शब्द जो संज्ञा की मात्रा को दर्शाते हों परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लॉट ऑफ, एनी, इनफ, इटीसी। इसका सेंटेंस बनेगा आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो इसमें सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। तीसरा एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। ये एडजेक्टिव व्यक्तियों तथा वस्तुओं की संख्या के क्रम को बताते हैं। पहले एग्जाम्पल है इसका, आई रीड इन क्लास 5, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। इसमें 5 एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। चौथा एडजेक्टिव है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी संकेतवाचक विशेषण। दिस पॉइंट आउट विच पर्सन, प्लेसेज और थिंग्स आर मेंट। ये एडजेक्टिव व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं। एग्जाम्पल है इसका, सच, दैट, द अदर, द सेम, दीज। इसका सेंटेंस बनेगा दैट बॉय इज माई फ्रेंड, वह लड़का मेरा मित्र है। तो इसमें किसकी ओर संकेत कर रहा है? लड़के की ओर, तो इसमें दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। पांचवा है डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव, मतलब प्रत्येक सूचक विशेषण। दिस शो दैट पर्सन और थिंग्स आर टेकन सिंगली और स्पेटली। जो एडजेक्टिव किसी वर्ग की विशेषता या जो एडजेक्टिव किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को प्रकट करे डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है, ईच बिगर वाज गिवन आर्म्स। दूसरा है ईच गर्ल्स विल मेक ए स्पीच। इसमें दोनों सेंटेंसों में ईच डिस्ट्रीब्यूट मतलब प्रत्येक सूचक विशेषण होगा। छठवां है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। These एडजेक्टिव आर यूज्ड विथ नाउन टू आस्क क्वेश्चन। ये एडजेक्टिव नाउन के साथ लगकर प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका, विच बुक इज योर्स, इसमें से तुम्हारा किताब कौन सा है। तो इसमें विच इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, तो इसमें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव विच होगा। दूसरा है विच रोड शुड वी टेक टू रिच द सिटी, वो कौन सा रोड है जिसको पकड़ के हम शहर तक जा सकते हैं। तीसरा है विच वे विल यू गो। चौथा है हुज फोन इज दिस, यह किसका फोन है, तो इसमें एडजेक्टिव हुज होगा। सातवां एडजेक्टिव है पोजेसिव एडजेक्टिव, यानी संबंधवाचक विशेषण। द एडजेक्टिव विच शो पोजीशन और रिलेशनशिप आर कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव स्वामित्व यानी या संबंध को प्रकट करते हैं। इसमें कुछ पोजेसिव एडजेक्टिव हैं जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ईटीसी। इसका एग्जाम्पल है, आवर डॉग हैज बीट देयर रैबिट। इसमें देयर पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। दूसरा है डेट इज देयर स्कूल, इसमें देयर पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पोजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले और पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद होता है। जैसे देख लीजिए, इधर पोजेसिव एडजेक्टिव है, इधर पोजेसिव नाउन है, प्रोनाउन है। तो इसमें है दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है, और इसमें लिखा दिस इज बुक इज माइन, तो दोनों में अंतर है। आठवां है इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव, निजवाचक विशेषण। द एडजेक्टिव विच रिफ्लेक्ट इम्फेसिज ऑन सब्जेक्ट कॉल्ड इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव। वे विशेषण जो कर्ता पर जोर डालते हैं निजवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे विशेषण जो कर्ता पर जोर डालते हैं, दबाव डालते हैं, वो निजवाचक विशेषण कहलाते हैं। जिसका एग्जाम्पल है, सॉ इट विथ माई ओन आइज, दैट इज द वेरी थिंग वी वांट। नौवां एडजेक्टिव है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विस्मय सूचक विशेषण। द वर्ड वाट इज समटाइम्स यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। वे विशेषण जो विस्मय या आकस्मिक अनुभूति को दर्शाते हों विस्मय सूचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वाट एन आइडिया, क्या एक विचार, मतलब इसमें वाट एक्सक्लेमेटरी आश्चर्य से पूछ रहा है, तो इसमें वाट एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मय सूचक विशेषण कहलाएगा। दूसरा है बी, वाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, इसमें भी वाट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। तीसरा है आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में।
प्रीपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है और आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन का परिभाषा, उसके टाइप्स और उसके टाइप्स के परिभाषा के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन को हिंदी में हम कहते क्या है। प्रीपोजिशन को हिंदी में हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इसका डिफिनेशन है ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन सो इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड इन ए सेंटेंस। यानी कि वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर उसका संबंध किसी अन्य नाउन प्रोनाउन से प्रकट करते हैं, प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ऑन, अंडर, इन, नियर, टू, अपन, अबाउट, बाय, विथ, फॉर, etc। अब टाइप्स है इसके, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन 10 प्रकार के होते हैं। पहला प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जिसको हिंदी में बोलते हैं समयवाचक संबंध बोधक अव्यय। दूसरा है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन और मूवमेंट, यानी दिशा संबंध बोधक अव्यय। चौथा है प्रीपोजिशन फॉर एजेंट, यानी अभिकर्ता संबंध बोधक अव्यय। पांचवा है प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधन संबंध बोधक अव्यय। छठवां है प्रीपोजिशन फॉर रीजन, करणवाचक संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। सातवां है प्रीपोजिशन फॉर ओरिजिन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल संबंध बोधक अव्यय। आठवां है प्रीपोजिशन फॉर पर्पज, यानी उद्देश्यवाचक संबंध बोधक अव्यय। नौवां है प्रीपोजिशन फॉर प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल्य संबंध बोधक अव्यय। 10वां है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, उचित संबंध बोधक अव्यय। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, यानी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समयवाचक संबंध बोधक अव्यय। तो देखिए दिस प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टू डिनोट द टाइम, यानी कि इस प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग समय बताने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल है एट, ऑन, इन, बाय, ऑफ, फ्रॉम, अवे, सिंस, फॉर, etc। इसका सेंटेंस है ही केम एट 4 o'clock, यानी वो 4 बजे आया। तो इसमें एट समय दिखा रहा है, तो ये एट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होगा। दूसरा प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय। दिस प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टू डिनोट द प्लेस, यानी कि इस प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग स्थान बताने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल है इसका ऑन, एट, इन, इनटू, फ्रॉम, इनसाइड, आउटसाइड, बिटवीन, बिहाइंड, अंडर, इन, फ्रंट ऑफ, etc। इसका सेंटेंस है ही जम्प्ड फ्रॉम ए वॉल, मतलब वो दीवार से कूदा। तो इसमें फ्रॉम दीवार की ओर संकेत कर रहा है, तो फ्रॉम इसमें हो गया प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तीसरा प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशंस फॉर डायरेक्शन और मूवमेंट, यानी दिशा संबंध बोधक अव्यय। These prepositions express the direction or movement of something, यानी कि इस प्रकार के प्रीपोजिशंस का प्रयोग दिशा या क्षण बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है अप, डाउन, ओवर, अंडर, अलोंग, टू, इनटू, अक्रॉस, थ्रू, टुवार्ड्स, etc। इसका सेंटेंस है ही वेंट टू द ऑफिस, इसमें ही वेंट टू द ऑफिस, इसमें टू ऑफिस की डायरेक्ट संकेत कर रहा है, तो इसमें टू होगा प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन और मूवमेंट। अब चौथा प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन फॉर एजेंट, यानी अभिकर्ता संबंध बोधक अव्यय। दीज प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन डन बाय समवन टू द सब्जेक्ट, यानी इस प्रीपोजिशन का प्रयोग उस क्रिया को परिभाषित करने के लिए किया जाता है जो सब्जेक्ट यानी कर्ता के लिए किसी और के द्वारा किए जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है बाय, विथ, etc। इसका सेंटेंस है द बुक वाज राइटन बाय शेक्सपियर। ये बाय मतलब ये पैसिव सेंटेंस है बाय शेक्सपियर, इसमें बाय प्रीपोजिशन फॉर एजेंट होगा। पांचवा प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन फॉर इंस्ट्रूमेंट और मीन्स, यानी साधन संबंध बोधक अव्यय। द प्रीपोजिशन फॉर इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स यूजिंग विच द एक्शन इज परफॉर्म्ड, यानी इस प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग उस साधन की ओर संकेत करता है जिसका प्रयोग करके क्रिया किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल इसका बाय, विथ,
इसका सेंटेंस बनेगा ही वेंट टू द ऑफिस बाई बस। वह बस के द्वारा अपने ऑफिस जाता है। तो इसमें बाई बस, बाई मतलब बस की ओर संकेत कर रहा है, ये पैसिव वॉइस है। बाई इसमें होगा प्रीपोजिशन फॉर इंस्ट्रूमेंट। छठा प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन ऑफ काज यानी रीजन, कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय। दीज प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हाई समथिंग हैज ऑकर्ड, यानी कि इस प्रकार के प्रीपोजिशन हमें कारण के विषय में बताते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑफ, फॉर, विथ, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, एन, अकाउंट ऑफ, etc। इसका सेंटेंस है ही वॉज अवार्ड फॉर हिज एक्सीलेंस। इसमें फॉर हिज एक्सीलेंस की तरफ संकेत कर रहा है, इसमें फॉर रीजन बता रहा है। तो फॉर होगा प्रीपोजिशन ऑफ कॉज या रीजन। सातवां प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन फॉर ओरिजिन और सोर्स यानी मूल संबंध बोधक अव्यय। दिस प्रीपोजिशन फ्रॉम इज यूज टू डिस्क्राइब द ओरिजिन और सोर्स ऑफ ए पर्सन और ए थिंग, यानी इस प्रकार के प्रीपोजिशन में हम ओरिजिन और सोर्स मतलब मूल या स्रोत को परिभाषित करने के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल एक ही है फ्रॉम। इसका सेंटेंस है आई एम बेसिकली फ्रॉम यूपी। मैं बेसिकली मतलब यूपी से हूँ, यानी इसमें फ्रॉम यूपी की तरफ संकेत कर रहा है। फ्रॉम इसमें होगा प्रीपोजिशन ऑफ ओरिजिन। आठवां प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन ऑफ पर्पज यानी उद्देश्य संबंध बोधक अव्यय। इसका डिफिनीशन है वी कॉमनली यूज द प्रीपोजिशन फॉर टू डिस्क्राइब पर्पज, यानी इस प्रकार के प्रीपोजिशन में उद्देश्य को परिभाषित करने के लिए फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है ए रूलर इज यूज्ड फॉर ड्राइंग लाइन्स। रूलर का प्रयोग ड्राइंग लाइन्स के लिए किया जाता है। तो इसमें फॉर प्रीपोजिशन फॉर पर्पज होगा। इसमें उद्देश्य बता रहा है ड्राइंग लाइन्स फॉर, तो फॉर प्रीपोजिशन फॉर पर्पज होगा। नौवां प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन फॉर प्राइस यानी मूल्य संबंध बोधक अव्यय। वी कॉमनली यूज द प्रीपोजिशन फॉर एंड एट द टू डिस्क्राइब प्राइस, यानी इस प्रकार के प्रीपोजिशन में मूल्य प्राइस को परिभाषित करने के लिए फॉर एंड इट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है फॉर एट etc। इसका सेंटेंस बनेगा आई बॉट दिस ड्रेस फॉर 400 रुपीज़। मैंने यह ड्रेस 400 रुपये में खरीदी थी। इसमें फॉर प्रीपोजिशन फॉर प्राइस होगा। 10वां प्रीपोजिशन है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस यानी उचित संबंध बोधक अव्यय। इसका डिफिनीशन है सम एडजेक्टिव वर्ब एंड नाउन आर फॉलोड बाय पार्टिकुलर प्रीपोजिशंस। दिस प्रीपोजिशंस डू नॉट फॉलो एनी रूल, यानी कि इस प्रकार के प्रीपोजिशन में कुछ एडजेक्टिव वर्ब तथा नाउन्स कुछ विशेष संयोजक के द्वारा फॉलो किए जाते हैं तथा इस प्रकार के प्रीपोजिशन में किसी भी नियम को फॉलो नहीं किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल पहला अफ्रेड ऑफ। इसका है सेंटेंस ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। इसमें ऑफ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होगा। दूसरा है बिलोंग टू। दिस बुक बिलोंग टू मी। इसमें बिलोंग्स एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होगा। तीसरा है फॉन्ड ऑफ। इसमें है इसका सेंटेंस है ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। इसमें ऑफ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होगा। ये तीनों एडजेक्टिव हैं। आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन के बारे में। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंजक्शन को हिंदी में हम कहते क्या है। कंजक्शन को हिंदी में हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। ए कंजक्शन इज ए वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड और सेंटेंस टुगेदर, यानी कि वे शब्द जो किसी दो शब्दों, दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं या जोड़ता है, कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। एग्जाम्पल है एंड, बट, सो, बिकॉज और टिल, अनटिल etc। अब है टाइप्स ऑफ कंजक्शन यानी कि कंजक्शन के प्रकार। तो कंजक्शन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिसको समान पदीय समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिसको आश्रित समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तीसरा है कोरिलेटिव कंजक्शन जिसको सह संबंधित समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के बारे में।
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को हिंदी में बोलते हैं समान पदीय समुच्चय बोधक अव्यय। इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। द कंजक्शन दैट कनेक्ट टू वर्ड टू इंडिपेंडेंट फ्रेजेज और क्लॉजेज इज नोन एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यानी वो कंजक्शन जो दो शब्दों को जोड़ता है और दो इंडिपेंडेंट यानी जो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं फ्रेजेज और क्लॉजेज को जोड़ता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है फॉर, एंड, बट, और, नॉर, एट, सो, etc। इसका सेंटेंस है रिया एंड रीमा आर सिस्टर्स। यानी रिया एंड रीमा आर सिस्टर्स, इसमें हम रिया और रीमा को जोड़ने का काम एंड कर रहा है तो ये कंजक्शन होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। अब है पंक्चुएशन रूल फॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के कुछ पंक्चुएशन रूल है। तो पहला रूल है फॉर ज्वाइनिंग वर्ड फ्रेजेज नो कॉमा। यानी दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हम कामा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल है सोहन एंड मोहन आर फ्रेंड। तो सोहन एंड मोहन, इसमें कामा की जगह हम एंड का प्रयोग किए हैं, इसमें एंड कंजक्शन है। दूसरा है ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। इसमें दोनों को जोड़ने का काम बट कर रहा था, इसमें बट कंजक्शन हो गया, इसमें हम कामा का यूज नहीं किए हैं। दूसरा कंजक्शन है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसको बोलते हैं आश्रित समुच्चय बोधक अव्यय। इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। द कंजक्शन दैट ज्वाइन ए क्लॉजेज टू एनदर ऑन विच ए डिपेंड फॉर इट्स फुल मीनिंग इज कॉल्ड सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यानी कि वह कंजक्शन जो एक क्लॉजेज किसी दूसरे के साथ जोड़ता है जिस पर वह अपने पूरे अर्थ के लिए आश्रित रहता है, यानी इंडिपेंडेंट नहीं होता है, डिपेंडेंट होता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल ऑफ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यानी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है आफ्टर, एज सुन एज, बिफोर, अंटिल, सिंस, although, whether, then, if, unless, as, because, that, etc। इसका सेंटेंस है I went to office after I finished the housework। मतलब इसको दोनों I went to office after I finished the housework, after ये दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम कर रहा है। ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। I went to office, I finished the housework, इस दोनों को जोड़ने का काम आफ्टर कर रहा है तो आफ्टर सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। दूसरा है इट्स सो लॉन्ग सिंस आई सा देम। इन दो इट्स सो लॉन्ग और आई सा देम को जोड़ने का काम सिंस कर रहा है तो इसमें सिंस सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। सी है दो इट वॉज रेनिंग ही वेंट आउट, इसमें दो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। डी है ही इज स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, ही इज स्ट्रॉन्गर हिज ब्रदर, इन दोनों को जोड़ने का काम देन कर रहा है, तुलना कर रहा है तो इसमें तुलना मतलब देन, इसमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। ई वाला है एज ही वॉज पुअर आई हेल्प्ड हिम, एज इसमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। अब तीसरा कंजक्शन है कोरिलेटिव कंजक्शंस यानी सहसंबंधित समुच्चय बोधक अव्यय। इसका डिफिनीशन है कोरिलेटिव कंजक्शन आर pairs of joining word that frequently used to connect two ideas together in a sentence। यानी कि किसी भी वाक्य में ज्वाइनिंग वर्ड्स का एक पेयर्स जोड़ा होता है जो सीधे सीधे प्रयोग किया जाता है, जो दो आइडिया यानी जो दो विचारों को एक साथ जोड़ता है। इसका एग्जाम्पल है बोथ, एंड, नॉट ओनली, बट आल्सो, विदर और etc। इसका सेंटेंस है पहला है बोथ इंग्लिश एंड हिंदी आर स्पोकन इन इंडिया। मतलब बोथ पहले लिखा गया है तो इसमें ये बोथ कोरिलेटिव कंजक्शन होगा। इंग्लिश एंड हिंदी को जोड़ने का काम एंड कर रहा है, इंग्लिश और हिंदी को जोड़ने का काम एंड कर रहा है तो इसमें बोथ और एंड कोरिलेटिव कंजक्शन होंगे। दूसरा है यानी बी ही वांट नॉट ओनली ए टॉफ़ी बट आल्सो मनी, इसमें नॉट ओनली बट आल्सो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है तो ये नॉट ओनली और बट आल्सो कोरिलेटिव कंजक्शंस होंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो। हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना सिंह आपको बताऊंगी आज इंटरजेक्शन के बारे में। ये पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट हिस्सा है और मैं बताऊंगी
आज आपको इंटरजेक्शन को हिंदी में कहते क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरजेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं। इंटरजेक्शन को हिंदी में विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इसका डिफिनेशन देखते हैं। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन, यानी कि इंटरजेक्शन वह शब्द है जो हृदय में उठने वाले भावों को अचानक प्रकट करता है, जिसे इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ओह वाव एलास हुर्रा एटीसी। इसका सेंटेंस है ए एलास वी लास्ट द मैच, इसमें एलास दुखी प्रकट कर रहा है। बी है हुर्रा टुमारो इज हॉलीडे, इसमें प्रसन्नता प्रकट कर रहा है हुर्रा। अब है टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। उपयुक्त इंटरजेक्शन को निम्नलिखित तरीके से विभाजित किया जा सकता है, जैसे है जॉय में है हुर्रा, ग्रीफ में है एलास, सरप्राइज में है हा वाट आह ओह, अप्रूवल में है ब्रेवो और ए प्लस। निम्नलिखित शब्द समूहों का भी सडन फीलिंग और इमोशन को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे है आह मी, फॉर सैम, वेल डन, गुड गुड, गॉड हेवेंस एटीसी। इसका एग्जाम्पल है पहला एलास ही इज डैड, इसमें दुखी प्रकट कर रहा है। दूसरा है हेलो हाउ आर यू। तीसरा है हिज मदर डाइड, इसमें भी दुखी प्रकट कर रहा है। चौथा है लुक हाउ हिज सिस्टर। पांचवा है गुड बाय फ्रेंड। छठा है ओह यू आर लेट, इसमें सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित प्रकट कर, आश्चर्यजनक। सातवां है गॉड हेवेंस व्हाट इज द मैटर। आठवां है हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, इसमें खुशी प्रकट कर रहा है। छठवां है हस डोंट मेक एन वाइज, इसमें गुस्सा प्रकट कर रहा है। 10वां है हेल व्हाट आर यू डूइंग हियर, इसमें पूछ रहा है। अब है दिस दैट दीज दोज का प्रयोग। दिस मतलब यह तथा दैट का वह का प्रयोग सिंगुलर नाउन्स के साथ होता है, जबकि दीज यानी ये, दोज यानी कि वे का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ होता है, यानी कि दिस तथा दैट का प्रयोग सिंगुलर और देज और दोज का प्रयोग प्लूरल में होता है। जैसे इसका है दीज और देज निकटता दर्शाने वाले तथा दैट और दोज दूरी दर्शाने वाले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तथा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है दिस इज ए ब्यूटीफुल फ्रॉक, इसमें दिस एक वचन है और ये निकटता यानी नज़दीकी दर्शा रहा है। दूसरा है दैट इज एन ओल्ड मैन, इसमें दैट भी एक वचन है लेकिन दैट क्या कर रहा है, दूरी दर्शा रहा है, दूरी प्रकट कर रहा है। तीसरा है सी दीज मैंगोज आर स्वीट, इसमें दीज बहुवचन है और ये लेकिन ये नज़दीकी दर्शा रहा है। डी है दोज ग्रेप्स आर सावर, इसमें दोज बहुवचन है और दूरी दर्शा रहा है। प्रथम और द्वितीय वाक्य में दिस तथा दैट दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त हैं, लेकिन द्वितीय तथा तृतीय वाक्य में दीज और दोज दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, क्योंकि इनके बाद नाउन का प्रयोग हुआ है। अब है माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर का प्रयोग। ये पॉजेसिव केस के प्रोनाउन है, ये एक वचन या बहुवचन के साथ प्रयोग होकर उनसे संबंध दर्शाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है पहला माई सन इज वेरी स्मॉल, इसमें माई। दूसरा है योर पेन इज लॉस्ट, इसमें योर का प्रयोग हुआ है। तीसरा है हिज मदर इज इल, इसमें हिज। चौथा है आवर स्कूल ऑन द मैच, इसमें आवर का प्रयोग हुआ है। पांचवा है द डॉग वॉक्स इट्स टेल, इसमें इट्स का प्रयोग हुआ है। अब है इच एवरी का प्रयोग। इच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए होता है, लेकिन एवरी का प्रयोग सदा दो या दो से अधिक के लिए नहीं होता है। सॉरी हम लिखना भूल गए हैं, प्रयोग के लिए नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल है ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज प्रेजेंट, इसमें इच का प्रयोग हुआ है, इसमें दो या दो से अधिक के लिए हुआ है। अब है एवरी सीट वाज ऑक्यूपाइड, इसमें तीसरा है इट रेन्स एवरी डे। अब आल बोथ का प्रयोग। आल का अर्थ है सब, जबकि बोथ का अर्थ है दोनों। इसका एग्जाम्पल है ए ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ दिस क्लास आर प्लेइंग, इसमें आल का प्रयोग हुआ है मतलब चिल्ड्रेन, दिस प्लेइंग, इसमें बहुवचन है। तीसरा बी है बोथ हरी एंड करीम आर स्ट्रॉन्ग, इसमें बोथ का हरी एंड करीम दो लोगों का संबंध दर्शा रहा है, इसमें दो लोगों का प्रयोग हुआ है, दो लोग बोथ। अब है आइदर और नाइदर का प्रयोग। आइदर का अर्थ है दोनों में से कोई भी, जबकि नाइदर का अर्थ है दोनों में से कोई भी नहीं। जैसे एग्जाम्पल है ए आइदर गीता आर माया विल गो
विथ मी, इसमें आइदर गीता और माया, इसमें या तो गीता या तो माया। बी है नाइदर गीता नॉर माया केम टू मी, इसमें न तो गीता न तो माया केम टू मी। सी है आइदर कार विल डू। तीसरा डी है नाइदर कार विल डू। अब है मेनी मच का प्रयोग। मेनी संख्या प्रकट करता है जबकि मच परिणाम प्रकट करता है। मेनी संख्या प्रकट करता है कितने लोग हैं, कितना नंबर है, जबकि संख्या परिणाम रिजल्ट प्रकट करता है। इसका एग्जांपल है ए देयर आर मेनी चिल्ड्रेन इन द गार्डन, यहाँ कई सारे बच्चे थे तो संख्या प्रकट कर रहा है। बी है देयर आर मच वाटर इन द टैंक, इसमें परिणाम मतलब रिजल्ट प्रकट कर रहा है। तो ये था इंटरजेक्शन का प्रयोग।